नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को डॉक्टर हिमाद्री के जीवन कथा पर आधारित कहानी सुनाती हूँ, बिखरे हुए नगमे भाग 4। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। माँ सुनंदा देवी अपने बेटी को समझाते हुए कहती है, बेटी, नौकरी से भी आगे औरतों के लिए बहुत कुछ होती है जो जीवन में आनंददायक होती है तथा सुख देती है। नौकरी के लिए दौड़ भाग करने की बजाय अपने बच्चों के परवरिश पर भी ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे भविष्य है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होते। जब दामाद जी सारे रिस्क लेने को तैयार है, जीवन में इतने सारे तकलीफ उठाकर ड्यूटी करते हुए पैसा की जुगाड़ करने में व्यस्त रहते हैं, तो तुम्हें इतना चिंता करने की आवश्यकता ही कहाँ रह गई है। और मैं भी तो तुम लोगों के साथ हूँ। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे बच्चे को पाल लूंगी, तुम चिंता ना करो। तुम तो दामाद जी के बातें मान लो और इस बच्चे को रख लो। हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी फिर से इस खूबसूरत धरती पर आने को बेताब हो रहे हो। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार तुझे बेटा ही होगा। मगर शर्मिष्ठा किसी भी बातों पर इस बच्चे को रखने को राजी नहीं होती और अपनी तरफ से तरह तरह की तर्क प्रस्तुत करती रहती है तथा अबार्शन करवाने की जींद पर अड़ी हुई है। बातों बातों में माँ सुनंदा देवी बेटी शर्मिष्ठा को कहने लगी, बेटा तू बहुत जीद करती है, यह बात अच्छी नहीं है। हमारे दामाद जी बहुत समझदार है, वह तुझे गलत नहीं कहेंगे। उस पर विश्वास किया कर। मैं भी तुझे गलत नहीं कह रही हूँ। तू तो हमेशा अपनी जीद पर अड़ी रहती है। तूने तो कभी मेरी बात माना नहीं कि आज मानेगी। तू तो किसी के भी नहीं मानती। अगर तेरे बस चलती तो पहले बच्चे भी अबॉर्शन करवा देती। तू तो हमेशा अपने बारे में सोचती है, जो दिमाग में आती है वही करती रहती है। बचपन से ही तुझे वैसे ही आदत है। तुझे तो केवल अपनी नौकरी की फिक्र बनी है। जब दामाद जी खुद ही बच्चे पालने की सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं भी तुम्हारे घर पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। नौकर चाकर है, ऐसे में तुझे क्या मुश्किल है कि तू केवल अपनी नौकरी की दुहाई दे रही है। तेरी नौकरी में रखा ही क्या है। जब दामाद जी खुद ही घर के सारे बोझ उठाने को तैयार है तो तुझे अपनी नौकरी की फिक्र क्यों लगी हुई है। 2-3-4 महीने के लिए छुट्टी कर लेना, ऐसे तो 1-2 महीने ही काफी है। अब तू विचार करके देख कि तुम लोग 3 बहनें हैं। मैंने किन परिस्थितियों में तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। तेरे बाबूजी तो आधे दिन बीमार रहते थे, किसी भी तरह परिवार चल जाते थे। तेरे बाबूजी के स्वर्गवास के बाद मैंने कैसे कैसे विपत्तियां सहकर तुम लोगों को पाली हूँ, पढ़ाया लिखाया हूँ। अगर मैं भी उस वक्त तेरे ही तरह विचार व्यक्त करती तो आज तू कहाँ होती। केवल अपने प्रतिष्ठा को देखने से नहीं चलता। तू अपने नौकरी को अपने प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देख रही है, यही कारण है कि तू परेशान हो रही है। अगर अपने बाल बच्चे के खातिर नौकरी छूट भी जाएगी तो भला क्या मुश्किल है। ऐसे तो नहीं कि तेरे पैसे के बगैर तेरे घर परिवार नहीं चलेंगे। जब जमाई जी घर की पूरी खर्च उठा रहे हैं तो तुझे अपने नौकरी की फिक्र क्यों लगी हुई है। यह अच्छी बात है कि तू पढ़ लिखकर नौकरी करती है, आगे भी तुझे नौकरी मिल जाएगी। ऐसे तो नहीं कि तेरे नौकरी के बिना तेरे संसार अपाहिज हो जाएंगे। मैं समझ गई कि तेरे मन में हमेशा के लिए स्टेटस की नशा चढ़ गई है जो तुझे भीतर से परेशान कर रही है। तू तो बचपन से ही ऐसा है। तुझे हमेशा हवा में उड़ना है, लोगों के बीच में पहचान बनवाना है ताकि लोग तुझे खूब सम्मान करें। एक महिला के लिए उसके घर बाढ़ पति बच्चे बहुत महत्व रखते हैं, जो तेरे दिमाग में नहीं घुसते। तुझे हमेशा बाहरी चमक धमक पसंद है। मुझे मालूम है कि इस कारण तू बहुत परेशान हो रही है। शर्मिष्ठा अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही है। उसे हमेशा एक ही चिंता सता रही है और सोचती रहती है, अगर कोई कॉलेज वाला मुझे नौकरी पर रखने में परहेज करेंगे तो फिर क्या होगा। बड़े मुश्किल से तो अभी दिल्ली जैसा जगह पर मुझे नौकरी मिली है। अगर प्राइवेट कॉलेज के बजाय सरकारी कॉलेज में नौकरी मिल जाती तो ऐसा समस्या ना होती, क्योंकि वहाँ पर नौकरी जाने की डर ना होती, क्योंकि बहुत से छुट्टी वगैरह होती है, उसके द्वारा एडजस्ट कर लेती।
मगर प्राइवेट कॉलेज वालों के कोई भरोसा नहीं होता। हालांकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बहुत से कॉलेज है, ऐसे में कहीं ना कहीं पर नौकरी तो मिल ही सकती है, मगर मुझे फिर से कितने दिनों की छुट्टी हो जाएगी कहना मुश्किल है। शर्मिष्ठा भारी मुश्किल में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है, अब किसकी माने। मेरी माँ जी तथा पति निखिलेश दोनों ही मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं इस बच्चे की अबार्शन करवाने की बजाय रख लूं, मगर मेरी तो कैरियर दांव पर लग रही है। शर्मिष्ठा घुमा फिरा कर एक ही बात रटने लगती है कि उसे अबॉर्शन करवाना है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। ऐसे में पति निखिलेश समझाते हुए कहने लगा, देखो शर्मिष्ठा, तुम व्यर्थ की जीत छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि अबॉर्शन के पश्चात तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ सकती है। एक साधारण सी अवस्था को दवाई के द्वारा मारकर उसे निकाल देने के पश्चात तुम्हें अंदरूनी समस्या आ सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि आज जो तुम्हें बहुत आसान दिख रही है, कल को तुम्हें बहुत से मुसीबतों से गुजरना पड़ जाए, जैसा कि सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। रिस्क दोनों में है, मगर एक नॉर्मल चीज को जबरदस्ती फेंक देने की कोशिश में ज्यादा समस्या हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के यह जो व्यवस्था है ईश्वर के द्वारा बनाए संरचना है, इस पर हमारे जोर जबरदस्ती हस्तक्षेप करने पर कभी कभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के खतरा रहती है। केवल अंदरूनी ही नहीं, और भी बहुत सी बीमारी आकर घेर सकती है। हमारे अस्पताल में ऐसे बहुत से पेशेंट आती हैं जिनको बहुत से कॉम्प्लिकेशन के शिकार होना पड़ा और उन्हें बच्चे नहीं होते। या तो यह पहले बच्चे की अबॉर्शन करवाई है, या तो कोई दूसरे विधि से रोक लगा कर रखी थी। जैसा कि एक औरत आई थी जो पहले आर्टिफिशियल तरीके से रोक लगाकर रखी हुई थी कि जब तक इच्छा ना हो कंसीव नहीं होगी। बाद में उसके इन्फेक्शन हो जाती है तो बार बार उसके अपने आप ही अबॉर्शन हो जाती है। इसे मेडिकल टर्म में मिसकैरेज कहते हैं। या तो ऐसे बहुत से औरत है जिनके समय के साथ साथ ओवेरियन सिस्ट, डायबिटीज, थायराइड या हाई ब्लड प्रेशर, साइट्रिक डिसऑर्डर और इंटरनल इन्फेक्शन की समस्या आ जाती है, तो बहुत से दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। ऐसे भी देखी गई है कि अबॉर्शन करवाने के पश्चात किसी किसी को हर महीने बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। मतलब कि कोई भी नॉर्मल चीजों के साथ छेड़छाड़ करने पर बाद में बहुत से दिक्कतें होने की संभावना रहती है। हमें उनसे बचने होंगे। देखो, मैं एक डॉक्टर के नाते तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम इस बच्चे को रख लो। नॉर्मल प्रक्रिया के तहत जो भी होती है हो जाने दो, उसके बाद परमानेंटली बंद करवा देंगे ताकि तुम्हारे भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। अतः तुम आगे की फिक्र मत करो और हम भी तो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे माँ सर्वदा तुम्हारी देखभाल करती है। हमारे बिटिया रानी के भी खूब ख्याल रखती है। फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? अगर सुविधा होती तो मैं तुम्हें कह देता कि लड़का होगा या लड़की, मगर इस तरह के डिक्टेशन करना अपराध की श्रेणी में आती है। अतः हमें उस दिन का इंतजार करना होगा जिस दिन बच्चे भूमिष्ठ होंगे। और तुम इस प्रकार से उदास मत रहा करो। जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, मगर उसे आने तो दो। उसे खुशी खुशी स्वागत करने को तैयार हो जाओ। इसमें कम से कम हिमाद्री अकेली तो नहीं रहेगी ना। बहुत से शिक्षित घरों में आजकल सिंगल चाइल्ड की चलन आ गई है, जो सभी को अच्छा लगते हैं। बच्चे को भी अच्छा लगता है कि मैं तो अपने माता पिता के इकलौता हूँ। मेरे माता पिता के प्यार के हकदार केवल मैं ही हूँ और कोई नहीं। मगर जब जब समय बीतती जाती है तब इस बात की एहसास होती है कि काश एक और बच्चे होते हैं तो आज हमारी बेटी अकेली ना होती। अब बिटिया रानी अकेली घर से निकालती तो मुझे डर लगता है, क्योंकि उसके ऊपर नजर रखने वाले भी कोई नहीं है। रास्ते का क्या भरोसा कब क्या हो। हमारे समाज में जैसे लड़के की आवश्यकता होती है वैसे लड़की के भी, जैसे हमें दामाद जी के आवश्यकता होती है वहीं बेटा बहू के भी आवश्यकता होती है। नहीं तो हमारे समाज कल को थम सी जाएगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें इन सब के एहसास होती है, मगर जब उम्र कम रहती है तो मन के जोश में हम लोग प्रकृति के संरचनात्मक नियम को भूल जाते हैं।
समय बीतते गया कि मां सुनंदा देवी और पति निखिलेश के बहुत समझने के पश्चात शर्मिष्ठा बच्चे की अबॉर्शन करवाने से पीछे हटती है और उसे रखने की मन बना लेती है, मगर उसके साथ शर्त भी रखती है। ठीक है, इसे तो मैं रख लेती हूँ, मगर इसके आगे मैं और किसी भी तरह की रिस्क नहीं लूंगी। मैं तो सीधा सीधा ऑपरेशन करवा लूंगी। निखिलेश अपनी बातों से पत्नी शर्मिष्ठा को आश्वस्त करता है और मन ही मन सोचता है, शर्मिष्ठा बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के लड़की है, अपनी माँ के बात ही नहीं मानती। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।